हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो सिचुएशन और स्टेटमेंट दी गई है उसको कैसे हम अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसी के अंदर हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब आपके पास दो इक्वेशन होंगी तो उनको ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी लाइन को, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप समझ चुके हो 3.1 के अंदर। तो अब उससे आगे हम देखते हैं कि जो लाइन होती हैं वो हमारे पास किस नेचर में आती हैं। जैसे ये हमारा ग्राफ हो गया। अब दो लीनियर इक्वेशन है तो दो ही स्ट्रेट लाइन आएंगी। ये पहले बताया गया था आपको कि हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। तो दो लीनियर इक्वेशन तो दो ही लाइन होंगी। ये हमारा एक्सवाई प्लेन हो गया, ग्राफ हो गया। इसके अंदर दो लाइन ड्रॉ करते हैं कोई भी। अगर हम अपने हिसाब से सोचें तो दो लाइनें हैं, ये क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल है यहाँ पर। तो नंबर एक सिचुएशन क्या पॉसिबल हो सकती है कि लाइन एक दूसरे को कट करे, किसी भी तरीके से कट करे। ऐसे कट कर जाए, यहाँ पर कट कर जाए, या फिर एक लाइन ऐसे चली गई, एक लाइन ऐसे चली गई, बहुत दूर जाके कट कर रहे हैं। किसी भी तरीके से वो कहीं पर भी कट कर सकते हैं। और दो स्ट्रेट लाइन है तो केवल एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेंगे, एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर कट नहीं करेंगे। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। एक सिचुएशन तो हो गई ये। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है हमारी? दूसरी सिचुएशन आप खुद सोच के बताओ। तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी अब या फिर नहीं करेंगी। अगर लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो एक लाइन ऐसे चलेगी। लाइन इंटरसेक्ट कब नहीं करेंगे? जब दूसरी लाइन इसी के पैरेलल हो, तब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये थोड़ी सी भी इधर से उधर हो गई तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके या पीछे जाके कहीं ना कहीं जरूर इंटरसेक्ट करेंगे। क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बोथ साइड इनफाइनाइटली। हम इसका इनफाइनाइट इधर भी बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट इधर भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे इसको भी इधर उधर बढ़ा सकते हैं। अगर ये पैरेलल नहीं होगी, थोड़ी सी भी अगर ये इधर उधर होगी टेढ़ी, तो ये कहीं ना कहीं दूर जाके कट करेंगे। तो फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या फिर पैरेलल होगी। तो दूसरी सिचुएशन हमारी क्या होगी? पैरेलल लाइंस। अब उसके बाद थर्ड और क्या हो सकता है? सोचें हम और क्या हो सकता है। ठीक है जी, दो लाइनें अलग अलग थी, या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल चलेंगी। तीसरा क्या हो सकता है? सच ये ऐसा भी हो सकता है क्या कि लाइन के ऊपर लाइन? हाँ, जरूर हो सकता है। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाए। अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे? कंसिडेंट लाइन। तो केवल ये तीन ही सिचुएशन ऐसी हैं जो लाइनें रिप्रेजेंट करेंगी, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या कंसिडेंट होंगी। तो हमारे पास देखो तीन सिचुएशन आ चुकी हैं। अब उससे आगे क्या होगा इस चीज को देखिए। ये तो हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट, जो ग्राफ से रिजल्ट आए हमारे पास, क्या हुआ ये हमारे पास कि ग्राफ से जो रिजल्ट आए हैं लाइनों के, वो हमने डिस्कस किए कि अलग अलग रिजल्ट क्या हो सकते हैं। सिर्फ ये रिजल्ट आए हैं। अब हमारे पास इक्वेशन तो ऐसे मिलेंगे ना, हमारे पास तो जो इक्वेशन है वो इस तरीके की मिलेंगे। a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी। अब ये हो गई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हम देख ली कि तीन तरह की सिचुएशन बनाती हैं। अब ये कैसे पता करेंगे? वो तो एक तो हो गया कि पता करेंगे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो एक तरीका क्या होगा कि हम दोनों लाइनों का ग्राफ ड्रॉ करें और वहां से पता करें। एक दूसरा तरीका क्या है? जस्ट ओनली बाय checking the ratio of coefficient। जस्ट कोफिशिएंट की रेशो चेक करके हम बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती, पैरेलल हैं, कंसिडेंट है। तो वो कैसे? कोफिशिएंट कौन से हो गए? ये कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो कोफिशिएंट है इनकी रेशो चेक करेंगे। a1 by a2 b1 by b2। हम
थर्ड भी है, C1/C2 भी है, लेकिन पहले इन दोनों को चेक करते हैं। A1/A2 हमने निकाल लिया, B1/B2 निकाल लिया, चेक किया कि दोनों इक्वल नहीं आए। क्या चेक किया? दोनों इक्वल नहीं आए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी? लाइंस होंगी आपकी इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी होंगी आपकी? इंटरसेक्टिंग। अच्छा एक बात, तो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कितने पॉइंट्स के ऊपर मिलती हैं? लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो जो वो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर एक पॉइंट है तो उसे क्या बोल देंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन, अब ये दोनों इक्वल नहीं थे, अब इक्वल हो गए, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन तो आपके माइंड में पुट होगा कि सर यहाँ पे आपको थर्ड क्यों नहीं चेक किया? हमें यहाँ पर पहले दो से ही मतलब था। अगर थर्ड वाला इसके इक्वल हो या ना हो हमें इसका मतलब नहीं है। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है इन दोनों पे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो इंटरसेक्टिंग होगी। अगर ये दोनों इक्वल है तो थर्ड वाला मैटर करता है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो थर्ड वाला मैटर करेगा। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो थर्ड वाला बताएगा कि क्या सिचुएशन है। अब थर्ड में क्या हो गया? तो थर्ड की रेशियो हमारी वो इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया? पैरेलल के लिए है। तो ये कंडीशन किसके लिए है? पैरेलल लाइंस के लिए। और पैरेलल लाइन है, अभी तक पैरेलल लाइन तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। अब उसके बाद आपकी थर्ड सिचुएशन जो कंसिडेंट लाइन के लिए थी, तो उसमें ये तीनों की तीनों रेशो इक्वल हो जाएंगी। तो उसमें तीनों की तीनों रेशो इक्वल हो जाएंगी, तो लाइनें कंसिडेंट हो जाएंगी। और कंसिडेंट लाइनें तो आपको बताया था कि लाइनें क्या थी? एक दूसरे के ऊपर थी। एक दूसरे के ऊपर तो हम लोग बहुत सारे पॉइंट कॉमन हो गए, बहुत सारे पॉइंट कॉमन हो गए, तो इसे क्या बोल देंगे? मैनी सॉल्यूशन। या फिर इसे दूसरा बोला जाता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस तरीके से हम बिना उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किए आसानी से बता सकते हैं कि दो लाइनें जो हमें क्वेश्चन दी गई हैं, दो स्ट्रेट लाइनों की, वो इंटरसेक्ट हैं, पैरेलल हैं, कंसिडेंट हैं। कैसे पता करेंगे? A1/A2 not equal to B1/B2. If A1/A2 not equal to B1/B2, then lines are intersecting and solution is unique solution. If A1/A2 equal to B1/B2 not equal to C1/C2, then lines are parallel and there is no solution. And if all the three ratios are equal, then lines are consonant and there are many solutions. तो ये टेबल है, आपको याद होनी चाहिए, आसानी से हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी पर बेस्ड है हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2, उसके अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर उसने कहा कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। जो एक्सरसाइज 3.1 थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? सिचुएशन से उनको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, उनका ग्राफ बना था। अब इसके अंदर उस ग्राफ से सॉल्यूशन भी निकालना है, तो वो कैसे? अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर क्या था कि दो वेरिएबल हैं तो आपके पास दो अननोन होंगे। इसके अंदर पढ़ते हैं स्टेटमेंट, तो वो अननोन है क्या? The 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. तो टोटल स्टूडेंट हैं 10 और मैथ्स के क्विज के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls. तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो हमारे पास देखो दो अननोन आ गए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज x, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। ये भी बात आपको बताई गई थी कि क्या अगर दो इक्वेशन बनानी है तो दो ही कंडीशन जरूर होंगी। तो दो कंडीशन देखो हम ढूंढनी होती है, वो क्या क्या? एक तो उसने क्या लिखा कि 10 स्टूडेंट है टोटल, तो टोटल 10 है, तो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी x + y = 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी।
सेकंड में उसने क्या कहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी देखो गर्ल्स और बॉयज हमें इक्वेट करना है। अब कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, ठीक है, बॉयज से 4 ज्यादा है, अगर बॉयज में 4 ऐड करेंगे तो इक्वल होगा ना, तो गर्ल्स में गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो 4 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे। तो गर्ल्स क्या हमारे पास y, बॉयज x प्लस 4, तो x इधर आएगा माइनस x प्लस y, या इसको ऐसे कैसे रहने दो, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर इनका ग्राफ बनाना हमने सीखा था, वो कैसे बनाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में देखो कैसे बनाते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं 10 माइनस x और इसकी टेबल बनाते हैं। अब x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी, x की वैल्यू रख दी हमने 0, y आ गया 10, अब x की वैल्यू रख दी 10, y आ गया 0, बहुत इजी। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन y तो है ही x प्लस 4, अब टेबल इसकी भी बनानी है हमें, तो अब x की जगह रख दिया 0, y आ गया 4, x की जगह रख दिया -4, तो y आ गया 0, इजी पॉइंट ले लिए। अब ग्राफ बनाना हमने, जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाओगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। यहाँ पर हो सकता है आप ग्राफ बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर जो है मेजरमेंट में गड़बड़ हो जाए। तो 0 10 पहले इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके पॉइंट है 0 10 और 10 0, तो 0 10 यहाँ पर होगा पॉइंट 0, 10, तो ये पॉइंट आपका y एक्सिस के ऊपर होगा। तो 0 10 मान लो यहाँ पर ले लिया हमने, 0 10 हमने यहाँ पर ले लिया, और 10 0 x एक्सिस के ऊपर होगा, यहाँ पर हो गया ऐसे। ये जब आप बनाओगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होगा। ये 10 वो हो गया 0 10, ये हो गया 10 0, इन दोनों को मिला दिया। अब ऐसे ही ये पॉइंट बनेगा 0 4 0 4 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया 0 4 -4 1 2 3 4 5 6, -4 यहाँ पर हो गया ना, तो -4 0, तो इसको मिला के आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। अभी बताया था कि लाइन से इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही हमारा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो ये 6,4 आएगा आपका। अब अगर एक्यूरेट ग्राफ बनाते हो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर x की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू 4 पे लेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी 4,6 है, गलत हो गई, ये होगा आपका 3 और 7, हाँ 3 और 7, ये ऐसे होगा। सॉल्व करने पर है ना, जो ये आएगा, ये आपका पॉइंट है, अगर आपके पर आप देखोगे तो 3,7 आएगा। तो सॉल्यूशन इज 3,7, दैट मींस x is equal to 3, y is equal to 7। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या था हमारा x यानी 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया हमारा 7। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल वाला स्टेटमेंट दे रखी थी, हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन का ग्राफ हमने पिछले एक्सरसाइज के अंदर सीखा ही था। इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेप आगे है, वो क्या है कि जहां पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो सॉल्यूशन होगा हमारा। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन, और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट x की तरफ लाएंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, इधर y की तरफ लाएंगे तो डायरेक्ट y की वैल्यू मिलेगी। तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई है, तो सॉल्यूशन ये हो गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। तो x हमारा क्या था, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से सेकंड पार्ट भी आपने खुद करना है, वो अटेम्प्ट करके देखना सेकंड पार्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट सम देखिए अपना सेकंड सम में क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो ऑफ कोएफिशिएंट, ऑन कंपेयरिंग द रेशो ऑफ कोएफिशिएंट a1 by a2 b1 by b2 and c1 by
C2, find out whether the following pair of linear equations are linear equation intersect at a point parallel or coincident. हमें ये रेशो चेक करके बताना है कि coincident है, parallel है या फिर intersect करके एक लाइन को कैसे पता करें। अब मैंने जो लाइनें लिखी थी a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, तो अगर हम उसे कंपेयर करेंगे a1 की वैल्यू 5, पहला कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट 5, b1 a1 b1 c1, तो b1 -4 c1 8, a2 b2 c2, a2 7, b2 हमारा 6 और c2 हमारा -9 हो गया हमारे पास कोएफिशिएंट आ गए। अब हमें रेशो निकालनी है तो a1 by a2 निकालेंगे 5/7, b1 by b2 निकालेंगे -4/6, सो हमें -2/3। जस्ट अब यहीं पर पूछना है चेक करते कि दोनों इक्वल है क्या। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हम थर्ड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। तो देखा नहीं ये दोनों नॉट इक्वल हैं तो a1 यहाँ पे लिखेंगे a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। सोचो ये किसी कंडीशन टेबल में वो करवाए थे आपके सामने ही और टेबल बनाई थी, तीनों कंडीशन करके दी। ये कंडीशन कौन-सी याद करो, ये हमारी पहली कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन एट ए पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये वैसे अगर आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। जस्ट उसने लाइंस के बारे में पूछा तो हम ये थे आगे सॉल्यूशन के बारे में हम नहीं बताएंगे। इसी तरीके से इसके बाकी दोनों पार्ट है वो चेक करने आपने ऐसे भी कोएफिशिएंट निकाला हुआ लिखोगे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी कोएफिशिएंट आने के बाद ये रेशो निकालना। तीनों रेशो में से फिर देखेंगे कौन सी कंडीशन है, पहले दोनों नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग, पहले दोनों इक्वल थर्ड नॉट इक्वल है पैरेलल, तीनों सेम आ गए कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये आप थोड़ा आसानी से कर पाओगे। सेकंड सम को उसके बाद देखो थर्ड सम में ये नया वर्ड आया, थर्ड सम में नया वर्ड आया क्या हो, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो स्टूडेंट्स एक नया वर्ड आया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इनका मीनिंग क्या है वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं। और कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं है। और हमने जो टेबल पढ़ी थी a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, रिमाइंड करो क्या था इसके अंदर क्या था, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट और यूनिक सॉल्यूशन। और सेकंड कंडीशन थी नॉट, थर्ड वाला नॉट इक्वल था, c1 वाला नॉट इक्वल था तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। और एक और कंडीशन थी क्या थी, तीनों इक्वल, तो उसके अंदर क्या था, मैनी सॉल्यूशन, है ना। ये चीजें थी। अब कंसिस्टेंट किसमें है और इनकंसिस्टेंट किसमें है, रेशो तो यही चेक करनी होगी आपको। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन नहीं है। तो आप खुद इसके अंदर देख सकते हो कि किसमें कंसिस्टेंट और किसमें नहीं है। सॉल्यूशन जिसके अंदर होगा वो कंसिस्टेंट है, इसमें भी सॉल्यूशन है इसमें भी सॉल्यूशन है, दैट मींस दोनों की दोनों कंडीशन हमारे कंसिस्टेंट में आएंगी। यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन तो है ना, चाहे मैनी सॉल्यूशन हो तो इस कंसिस्टेंट में आएगा। और नो सॉल्यूशन यानी यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं तो उसके लिए इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आसानी से आप लोग देख सकते हो। केवल सेकंड वाला है नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन में इनकंसिस्टेंट है, बाकी दोनों में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब देखिए इसी पर बेस्ड है हमारा थर्ड सम। थर्ड सम में यही पूछा गया है कि हमें बताना है कि किस में तो हम कंसिस्टेंट है और किस में इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसका हम करते हैं थर्ड पार्ट, 3/2x 5/3y = 7। अच्छा इसको देखो फ्रैक्शन आ गए,
अब पहले वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन नहीं थे, फ्रैक्शन को खत्म कर, वरना ये हम क्या करते हैं कि डिवाइड करने में इसमें प्रॉब्लम करते हैं। तो इस फ्रैक्शन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका क्या है, एलसीएम लेके इनको सिंपलीफाई कर लिया जाए। तो 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 9x, 6 को 3 से डिवाइड करो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 10y इक्वल टू 7, then 9x plus 10y इक्वल टू 42। और 6 इधर आएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी अब इसमें कन्वर्ट हो चुकी है, तो हम अब इसका यूज करेंगे। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, 9x minus 10y इक्वल टू 14। अब कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब एक बात और देखोगे कि पिछले क्वेश्चन में ये दोनों इधर थे, अब इधर हैं, तो दोनों एक साइड होनी चाहिए, या तो इधर हो या इधर हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो a1 हमारा 9 है, b1 10 है, c1 42, a2 हमारा 9 है, b2 -10 और c2 हमारा 14। अब रेशो निकाल लेते हैं, a1 by a2 9 by 9 that is 1, b1 by b2 10 by -10 that is -1। यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। एक बार देखते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं। रेशो देखो यहाँ पर 1 आई, यहाँ पर -1 आई, वो आर नॉट इक्वल, a1 by a2 not equal to b1 by b2 at the condition first, and in first condition there are unique solution, that means solution exist। अगर solution exist करता है तो consistent होगा, therefore lines are consistent, either system of lines is consistent, ये consistent होगा। इस तरीके से आप जो बाकी के दोनों पार्ट्स हैं वो भी चेक कर सकते हो, राइट है। उसके बाद फोर्थ सम में सेम ऐसे ही है, स्टेटमेंट पढ़ेगा तो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट करता है तो सॉल्यूशन में ग्राफिकली निकालना है। अब कंसिस्टेंट है या नहीं ये चीज आप समझ चुके हो। अगर ये दो कंडीशन बनती है तो कंसिस्टेंट है, इसमें इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन हमें निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकली। और ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको सिखाया गया। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने देखो ग्राफ बनाया था ना, वहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करती थी, वो एक पॉइंट आया था, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होंगे वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप फोर्थ सम है वो आप खुद अटेम्प्ट करोगे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो केवल 2 क्वेश्चन हैं, उनका मिक्सचर करके दिया गया है।